हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? पैरामीशियम का न्यूट्रिशन, पैरामीशियम में कैसे पोषण होता है। आज हम लोग देखेंगे पैरामीशियम में कैसे श्वसन होता है, उत्सर्जन कैसे होता है और परासरण नियमन कैसे करते हैं। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन पैरामीशियम। सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोग को बता दें कि श्वसन क्या है, उत्सर्जन क्या है और ऑस्मो मीन्स परासरण नियमन क्या है। श्वसन में ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है श्वसन की क्रिया में। उत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है? उत्सर्जन की क्रिया में जो कैटाबॉलिक उत्पाद होते हैं, जैसे नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, जो नाइट्रोजनस पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकाला जाता है। और ऑस्मो रेगुलेशन में पानी जो पैरामीशियम में बहुत ज़्यादा आ जाता है तो पानी को वो कंट्रोल करते हैं। मीन्स जो अधिक जल की मात्रा है उनको वो कंट्रोल करेंगे, मीन्स नियमन करेंगे। और किससे करते हैं कंट्रोल? ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के, संकुचनशील धानी होती है, उससे करते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया। रेस्पिरेशन, इसमें ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। एक्सक्रीशन में जितने नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जैसे इसमें पैरामीशियम में क्या नाइट्रोजन वेस्ट होता है? अमोनिया। तो अमोनिया को बाहर निकाला जाएगा। और ऑस्मो रेगुलेशन में जो जल की अधिक मात्रा है उनको कंट्रोल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेशन देख लें। रेस्पिरेशन में क्या होता है? तो पैरामीशियम की जो बॉडी होती है वो किससे घिरी होती है? पेलिकल से घिरी होती है। तो पेलिकल से ही ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। अब ये किस क्रिया के द्वारा अंदर आएगी और किस क्रिया के द्वारा बाहर जाएगी? ये डिफ्यूज़न यानी विसरण क्रिया के द्वारा ये ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है? अर्धपारगम्य यानी सेमी परमेएबल पेलिकल से, पैरामीशियम की जो बॉडी घिरी है वो किससे घिरी हुई है? आपकी पेलिकल से घिरी है। पेलिकल से विसरण की क्रिया द्वारा होती है। तो रेस्पिरेशन जो किसके द्वारा हो रहा है? आपके पेलिकल से हो रहा है। और किस क्रिया के द्वारा हो रहा है? आपका विसरण क्रिया के द्वारा हो रहा है। जल में जो घुली हुई डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो जो है शरीर के अंदर विसरित हो जाती है, पेलिकल से शरीर के अंदर विसरित हो जाएगी तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जितने कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगी? विसरण क्रिया के द्वारा बाहर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि विसरण और परासरण नियमन, ये ऑस्मो रेगुलेशन है तो परासरण नियमन। तो विसरण और परासरण में क्या अंतर होता है? विसरण में क्या होता है? जो कंसंट्रेट यानी सांद्रता से उनके जिधर लो सांद्रता है उधर की तरफ मॉलिक्यूल्स आपके जाएंगे। मीन्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे मॉलिक्यूल। किस में? हाई से लो, डिफ्यूज़न में। और परासरण में यानी ऑस्मोसिस में क्या होगा? ऑस्मोसिस में जो होता है वो लो से हाई की तरफ, मीन्स उल्टा होता है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो आपका परासरण होगा यानी ऑस्मोसिस होगा। और जब हाई से लो की तरफ जाएंगे तब क्या होगा? आपका डिफ्यूज़न होगा या विसरण होगा। तो इसमें क्या हो रहा है? श्वसन जो है वो किसके द्वारा हो रहा है? विसरण क्रिया, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो पानी में क्या है? ज़्यादा है। मीन्स पानी में घुली हुई ऑक्सीजन क्या है? ज़्यादा है। किसके अपेक्षा? पैरामीशियम के बॉडी के अंदर। मीन्स पैरामीशियम के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा कम है, बाहर की तरफ ज़्यादा है, यानी हाई से वो लो की तरफ जाएंगे। तो विसरण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड विसरण की क्रिया ही द्वारा पेलिकल से बाहर आज विसरित की जाती है। अब इसको हम फिगर में देख लीजिए। ये फिगर है, इनकी बॉडी किससे बनी हुई है? ये बॉडी इनकी पेलिकल से घिरी हुई है। ये जो इनकी मेम्ब्रेन है वो किसकी है? पेलिकल्स की बनी हुई है। तो पानी में ये पानी है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन है H2O। तो पानी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट जो है पेलिकल से विसरण की क्रिया द्वारा अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो विसरण की ही क्रिया द्वारा बाहर आ जाएगी।
तो श्वसन में क्या होता है, श्वसन में पेलिकल से ऑक्सीजन विसरण की क्रिया द्वारा अंदर जाती है और विसरण की क्रिया ही द्वारा जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाए। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से इनके अंदर आ गई, ये कैटाबॉलिक जो उपापचय क्रिया हो रही है उससे कार्बन डाइऑक्साइड ये बनती है, वो विसरण की क्रिया द्वारा बाहर आ जाती है। अब कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी बनते हैं, जब कैटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं तो कुछ नाइट्रोजन वेस्ट भी बन जाते हैं, जैसे अमोनिया। तो वो नाइट्रोजनस पदार्थ जो हैं जैसे अमोनिया, ये भी शरीर से बाहर की ओर विसरित हो जाते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में। और ज़्यादा जो क्रिस्टल रूप में हो जाते हैं वो उनके कोशिका द्रव में डिज़ोल्व रहते हैं, मीन्स घुले हुए रहते हैं, और वो जो है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में डाल दिया जाता है और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के लिक्विड के साथ वो बाहर विसरित कर दिए जाते हैं, बाहर छोड़ दिए जाते हैं। तो एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहे हैं यानी उत्सर्जन में ये नाइट्रोजन वेस्ट बन रहा है, वो किसके द्वारा बन रहा है, उपापचय की क्रिया द्वारा। तो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, अमोनिया बनता है पैरामीशियम में। तो अमोनिया जो है वो शरीर के बाहर की ओर विसरित की जाती है, और नहीं तो क्या होंगे, कोशिका द्रव में क्रिस्टल के रूप में पड़े रहते हैं, मीन्स क्रिस्टल के रूप में होते हैं। और ये जो है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के तरल के साथ बाहर त्याग दिए जाते हैं। तो ये तो था इनका रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। अब हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन यानी परासरण नियमन। परासरण नियमन मैंने भी बताया था कि जो जल की अधिक मात्रा होती है उनको वो कंट्रोल करते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन, तो परासरण क्रिया क्या होती है, परासरण क्रिया जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जाएंगे, लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। पैरामीशियम में क्या होता है परासरण नियमन, यानी ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया किसके द्वारा हो रही है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा। तो ऑस्मो रेगुलेशन पैरामीशियम में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। अब शरीर के बाहर जो चारों ओर, पैरामीशियम कहाँ रहता है, पानी में रहता है, तो शरीर के बाहर पानी ही, पैरामीशियम पानी में, तो पानी में ही रहेगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन के जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो तो विसरण द्वारा चली गई, और ऑस्मो रेगुलेशन में बहुत सा जल भी विसरित होता रहता है। तो बॉडी से, पेलिकल से जल भी अंदर जाता रहता, और जल की कुछ मात्रा जो है वो कहाँ से आती है, जब भोजन ये फूड लेते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, इंगेशन होता है फूड का, तो उससे साथ भी जल की अधिक मात्रा जो है वो आपकी ओरल ग्रूव से अंदर आ जाती है। फिगर में देख लीजिए, ये आपका ओरल ग्रूव है। तो जब ये फूड, यहाँ पे ये मान लीजिए ये फूड पार्टिकल्स है, ये वाटर है, तो फूड पार्टिकल्स जब ये अंदर जा रहा है तो उसके साथ वाटर भी बहुत सा अंदर आ जाता है। तो इससे पैरामीशियम में जो है बहुत ढेर सारा पानी हो जाता है। तो ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, दो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, एक ये बनी है, एक ये बनी है। ये क्या, कौन सी आपकी एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ है, अग्र कंट्रैक्टाइल संकुचनशील धानी, और ये पश्च संकुचनशील धानी यानी पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। तो इन दोनों वैक्यूल से जो अधिक जल है वो कंट्रोल करते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन में क्या हो जाएगा, पैरामीशियम में ऑस्मो रेगुलेशन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। शरीर के बाहर चारों ओर जल की सांद्रता जो है शरीर के अंदर होने वाले कोशिका द्रव्य से कम होने के कारण, जो सांद्रता है उनकी कम होने के कारण इसमें क्या होता है, इंडोस्मोसिस की क्रिया होती है। ठीक, तो इंडोस्मोसिस की क्रिया से पानी जो है लगातार अंदर आता जाएगा, जिससे शरीर में जल निरंतर प्रवेश करता रहता है। अब बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा अंदर तो उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और दूसरे पानी कहाँ से आ जाता है, अंतर्ग्रहित, यानी जब वो फूड लेते हैं, अंतर्ग्रहित भोजन के साथ भी जल की थोड़ी मात्रा अंदर पहुँचती है। जल की इस अधिक मात्रा को किसके द्वारा, ये किसके सहायता से
रेगुलेट करते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की सहायता से। ये कंट्रोल करते हैं और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा ये बाहर जल की जो ज़्यादा मात्रा है वो बाहर निकाल दी जाती है। अब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल आपने यहाँ पे पोजीशन देख ली। अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल से दिखा रही हूँ। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के जो है वो किससे लगी होती हैं, रेडियल आपके कैनाल से। तो 7 से 9 तक इसमें रेडियल कैनाल होती हैं, वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल से जुड़ी रहती हैं। तो जितना वाटर है या साइटोप्लाज्म में से जो वाटर है वो किसमें, आपके जो ट्यूब इंडोप्लाज्मिक कंट्रैक्टाइल जो वैक्यूल है वो किससे जुड़ी हुई है, आपकी रेडियल कैनाल जो है वो किससे जुड़ी हुई है, फीडर कैनाल से जुड़ी होती है। और फीडर कैनाल जो है वो नेफ्रीडियल कैनाल से जुड़ी होती है। और नेफ्रीडियल कैनाल जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो यहाँ पे देख लीजिए पेलिकल के नीचे। मीन्स ये इस तरह से महीन सी जाल जैसा ये इस तरह से जाल पाया जाता है। और ये किससे जुड़ेंगे, आपके नेफ्रीडियल कैनाल से। नेफ्रीडियल कैनाल जो है वो फीडर कैनाल से जुड़ी होगी। फीडर कैनाल जो है वो रेडियल कैनाल से इस तरह जुड़ी होती है। फिर ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल से जुड़ रहती है। तो अंदर अंदर बिल्कुल जाल इंडोप्लाज्मिक की तरह जाल होता है, इस तरह से ये जुड़ी रहेंगी। तो सबसे पहले वाटर जो है वो किस में जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। तो कोशिका द्रव से जल जो है, जो जल की अतिरिक्त मात्रा है वो किस में आ गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ गया। इनकी कुछ नलिकाओं में स्रावित किया जाता है, जहाँ से ये जल मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुँच गया। यहाँ से ये कहाँ गया, नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स में आ गया। तो नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स में पहुंच गया। वहाँ से कहाँ गया, फीडर कैनाल में। मीन्स फीडर ट्यूब्यूल्स या फीडर कैनाल में पहुंच गया। फीडर कैनाल से किस में भेज दिया जाता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में विसर्जित कर दिया जाता है, मीन्स डाल दिया जाता है। अब ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो हैं जब अपनी पूरी साइज़ में मीन्स अपने पूरे साइज़ प्राप्त कर लेती है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो पेलिकल में एक छेद के द्वारा बस्ट हो जाती है। मीन्स वो फट जाती है और सारा पानी जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये देख लीजिए, मीन्स इनके ये जो अभी आप देख रहे हैं रेडियल कैनाल जो है वो किससे जुड़ी थी, नेफ्रीडियल। मीन्स ऐसे महीन सी जो नेफ्रीडियल के इस तरह से जाल जैसा बिछा होता है जो आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स की तरह। तो उसमें से किस में आ गया आपका, नेफ्रीडियल कैनाल में। नेफ्रीडियल कैनाल से किस में आ गया, फीडर कैनाल में। फीडर कैनाल से आपके रेडियल कैनाल में पहुंच जाता है। ये इनसे जुड़ी होती है, मीन्स ये इससे जुड़ी हुई है, इस तरह से जुड़ी हुई है। और सारा वाटर है वो किस में डाल देगी, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में डाल देगी। तो ये सिस्टोल और डायस्टोल मीन्स इसमें स्पंदन होता है। एक बार सिस्टोल होगा फिर डायस्टोल होगा। तो सिस्टोल मीन्स प्रकुचन अवस्था होती है और डायस्टोल में शीतलन अवस्था होती है। मीन्स जब वो अनुशीतलन अवस्था में होते हैं तो वो क्या होता है, उसमें सारा पानी भर जाएगा और वो फूल जाएंगी। और प्रकुचन जब होगी तो मीन्स उनमें जब प्रकुचन होगा तो वो क्या होगा, सारा पानी विसर्जित करा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप ये देख लें, मीन्स सिस्टोल स्टेज में है ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बीच वाली, और ये कैसी है, डायस्टोल में। मीन्स अनुशीतलन है तो उसमें सारा ये रेडियल कैनाल में भर गया है पानी। इसके बाद ये सारा रेडियल कैनाल का पानी मीन्स इसके अंदर ये रेडियल कैनाल है आपकी, तो ये किस स्टेज में है, डायस्टोल यानी अनुशीतलन, यानी लूज पड़ी है तो उसमें सारा पानी भर जाएगा। तो जब पानी भर गया तो ये सारा वाटर अपना किस में डाल दिया, इस बीच वाले में। ये कौन सी आपकी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसमें जब ये डालेंगे तो ये फूल जाएगी। फिर यहाँ पे ये देखिए फूल गई है ये, मीन्स अब ये डायस्टोल स्टेज में आ गई है। और ये कैसे स्टेज हो गई, सिस्टोल स्टेज में आ गई। सारा पानी इसने किस में अपना विसर्जित कर दिया, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में। अब ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है जब अपने पूरे साइज जितना फूल सकती है फूल जाएगी, उसके बाद ये क्या होगी, पेलिकल। ये बॉडी आप देख रहे हैं ये क्या है, इसकी
पेलिकल है, पेलिकल में एक छिद्र के द्वारा यहाँ पे बाहर निकाली, मीन्स वो बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और सारा वाटर जो है वो बाहर चला जाता है। इस वाटर के थ्रू जो इनके अंदर ये जो अमोनिया बन रही है, नाइट्रोजनस पदार्थ जो है वो भी इसमें डाल दिया जाता है, इनके जो कोशिका द्रव्य का क्रिस्टल रूप में होते हैं, और वो भी इसमें ब्रस्ट का जब वो बर्स्ट होती है, फटती है, तो उसके साथ निकाल दिया जाता है। तो क्या होता है, जब अधिकतम अपना साइज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ले लेती है तो संकुचित होकर ये क्या करते हैं, पेलिकल के डॉर्सल तल पे पेलिकल में स्थित एक छिद्र द्वारा बाहर विसर्जित हो जाता है। अब जो एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है और जो पोस्टीरियर, तो जो पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है इनमें सिस्टोल और डायस्टोल की क्रिया जो है वो तेज़ी से होती है। किसकी अपेक्षा? एंटीरियर की अपेक्षा। मीन्स अग्र कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो इसमें सिस्टोल और डायस्टोल की जो क्रिया होगी वो थोड़ी स्लो होगी, और पश्च में यानी पोस्टीरियर जो है इसमें क्या होगी, जल्दी जल्दी इसमें स्पंदन होता है। तो क्यों अब पीछे जल्दी जल्दी स्पंदन होता है? क्योंकि जो ओरल ग्रूव या साइटोफेरिंक्स से जो पानी आता है वो ज़्यादातर पानी जो है वो किस में छोड़ा जा रहा है, आपका पोस्टीरियर रीजन में, यानी पश्च भाग में जो साइटोफेरिंक्स से वाटर आ रहा है वो सबसे ज़्यादा वो किस में छोड़ा जा रहा है, किस भाग में आ रहा है ज़्यादा? पश्च भाग में आता है, इसलिए ये ज़्यादा जल्दी जल्दी स्पंदन करती हैं। तो अग्र कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की अपेक्षा जो पश्च कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का स्पंदन जो है वो कैसा होता है, तीव्र होता है, मीन्स बहुत जल्दी होता है। और क्यों? क्योंकि साइटोफेरिंक्स द्वारा पश्च भाग में ही जल की अधिक मात्रा छोड़ी जाती है। तो ये तो था इनका रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन जो है वो कैसे हो रहा है? विसरण की क्रिया द्वारा हो रहा है। एक्सक्रीशन जो है विसरण पेलिकल से तो बाहर जा रही है अमोनिया, साथ में और भी कैसे होता है, आपके कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा भी होता है। मीन्स जो अमोनिया है वो किस में डाल के क्रिस्टल रूप फॉर्म में जो है नाइट्रोजनस वेस्ट वो किस में डाल जाते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के लिक्विड के साथ डाल दिए जाते हैं, उन्हीं के साथ वो बाहर आ जाते हैं। और ऑस्मो रेगुलेशन की जो क्रिया हो रही है, यानी परासरण नियमन की जो क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? एंडोस्मोसिस के द्वारा होती है, मीन्स अंतः परासरण के द्वारा हो रही है। तो ये तो इनका रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। थैंक यू।